नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं सीएचओ एग्जाम में आने वाले तमाम उन क्वेश्चंस की। हम बात करते हैं सीएचओ एग्जाम में आने वाले तमाम उन टॉपिक्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट। वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक से बढ़ के एक कतई जहर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस शानदार सेशन में प्यारे दोस्तों, सेशन की शुरुआत रहेगी लास्ट सीएचओ सेशन के लास्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में हमने आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, ऑप्शंस क्या थे और क्या जवाब होना चाहिए था, एक एक करके तमाम बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके का हमने आपसे पूछा था कि फॉर्मूला क्या है मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करने का। देखो, ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएचओ के एग्जाम में प्रीवियसली भी कई बार पूछा हुआ है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ऐसा भी कुछ पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे आज ब्लड प्रेशर के बारे में। प्यारे दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो होता है ये दो तरीके का होता है। जैसे अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं तो एक होता है जो है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जैसे मैंने बोला 120/80, तो 120 जो है वो तो है सिस्टोलिक और जो यहाँ पे 80 है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्यारे दोस्तों, ये जो ऊपर वाला प्रेशर है ये सिस्टोलिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या रहता है कि आपका जो एओर्टा है, इस एओर्टा के अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। ये एओर्टा है और इस एओर्टा के अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है और यहाँ पे एक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिवली ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा के अंदर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है एओर्टा में, इस एओर्टा में नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेशर होता है और ये प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ता है और ये 80 से जैसी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका प्रेशर 80 से ज़्यादा कितना मतलब सर 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा, 120 तक होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले ब्लड भरा तब इसमें प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ता गया 80 से 90 हुआ, 90 से 100 हुआ, 100 से 110 हुआ, 110 से 120 हुआ। तब इसने ब्लड को एओर्टा में पंप किया। और आपने देखा होगा जब हम किसी का बीपी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी वो 120 जब आया तो आवाज़ आने लगी सिस्टोलिक प्रेशर वाली, वो साउंड क्लिक करने लगा और वो तब तक करता रहता है जब तक ये प्रेशर वापस फॉल नहीं होता है। तो ये 120 से क्या होगा, वापस 110 होगा, फिर 100 होगा, फिर 90 होगा, फिर 80 होगा। जब 80 हुआ तब ठीक है, और जैसे ही 80 से कम होता है ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ तो लगातार प्रेशर 80 है और यहाँ जैसे 80 से प्रेशर 70 होने लगता है ये वाल्व बंद हो जाता है। कौन सा वाल्व, एओर्टिक वाल्व। और दोबारा ये वापस इसमें ब्लड भरेगा, फिर ऐसे खाली होगा। तो ऐसे दो सिचुएशन आते हैं हमारी बॉडी में। एक सिचुएशन आती है 120, वो सिचुएशन है मैक्सिमम जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है और ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर कि आपने कितना वॉल्यूम एओर्टा के अंदर डाला, वही क्या बनाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनाएगा। और एक होता है दोस्तों नीचे वाला, इसको मैंने बोला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा, डायस्टोलिक। और ये वो प्रेशर है जो कि वॉल्यूम नहीं डालने पर भी लगातार एओर्टा के अंदर रहता है। इसको हम रेजिस्टेंस वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये डिपेंड करता है पेरीफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। किस पे ऊपर, पेरीफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। कौन डिपेंड करता है, डायस्टोलिक बीपी। और सिस्टोलिक बीपी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग होती है, एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है ये ऊपर वाला बीपी है, डायस्टोलिक ये लोअर वाला है। सिस्टोलिक डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर और डायस्टोलिक डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है पल्स प्रेशर की। कौन सी बात होती है, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं।
पल्स प्रेशर ज्ञात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दो। अब नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पल्स प्रेशर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को मैं पल्स प्रेशर के नाम से जानता हूं, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया। अगला जो सवाल है वो अभी हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर, MAP। MAP का मतलब क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मैंने बोला ये प्रेशर अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 से गुणा कर दो, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जोड़ दो और उसके अंदर 3 का भाग दे दो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 से गुणा कर दो, उसमें सिस्टोलिक को जोड़ दो और उसमें 3 का भाग दे दो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है और उसमें 3 का भाग दे दो, तो 160 हो गया और 120 हो गया और उसमें 3 का भाग दे दो, 280 हो गया और उसमें 3 का भाग दे दो, 93.33 हो गया, कुछ भाग देने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है मीन आर्टियल प्रेशर जो होता है वो 93.33 होता है। कैसे निकाला आपने, डायस्टोलिक बीपी को 2 से गुणा कर दिया, सिस्टोलिक बीपी को उसके अंदर जोड़ दिया और 3 का सीधा सट भाग दे दिया। तो मीन आर्टियल प्रेशर का ये फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो 2 को गुणा करना है डायस्टोलिक से, तो ये तो गलती हो गया, सिस्टोलिक से नहीं करना है। ठीक है, 2 को डायस्टोलिक से गुणा करके उसमें सिस्टोलिक जोड़ना है, तो 2 को डायस्टोलिक से गुणा करके उसमें सिस्टोलिक जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना है। सही लिखा हुआ है, 2 को डायस्टोलिक से गुणा करके उसमें सिस्टोलिक जोड़ना है, उसमें 2 का भाग नहीं देते हैं, और 2 को डायस्टोलिक से गुणा करके 2 को सिस्टोलिक से भी गुणा नहीं करते हैं। तो जो एक फॉर्मूला सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, बाकी तीनों में कुछ न कुछ गड़बड़ लिखी हुई है। जैसे ऑप्शन ए है, इसमें सिस्टोलिक से गुणा कर रहे हैं, इसके अंदर 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें सिस्टोलिक को भी 2 के और डायस्टोलिक को भी 2 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सभी बातें जो है उल्टी फुल्टी लिखी हुई है, तो वो जवाब बनने की कोई संभावना नहीं है, तो बी करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। क्लियर है, आसान है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये तो था ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। अच्छा, इस बीपी को मेजर करने के लिए जो मीटर काम में लिया जाता है इसको हम बोलते हैं स्पिग्नोमेटोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर। ये जो बीपी होता है छोटे बच्चे का अगर आपको पूछे, न्यूबॉर्न बेबी का, तो न्यूबॉर्न का बीपी कम होता है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/50 होता है। 1 साल की उम्र तक जाते जाते इन्फेंट एज में यही उसका जो बीपी है वो जो है 90/60 हो जाता है, और ये यंग हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है तो यही उसका बीपी जो होता है 120/80 हो जाता है। यही बच्चा जब ओल्ड एज का हो जाता है, ओल्ड एज, तो यही बीपी जो है वो 140/90 हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, न्यूबॉर्न से इन्फेंट, इन्फेंट से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड एज, वैसे वैसे बीपी जो है वो बढ़ती जाती है। और अगर बीपी जो है, वैसे बीपी तो उम्र के साथ में बढ़ेगी, लेकिन अगर बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, नॉर्मल से ज़्यादा, 140/90 एक बेसिक रीडिंग है, और अगर बीपी उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी के बढ़ने वाली बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन। प्यारे दोस्तों, हाइपरटेंशन बीमारी जो होती है इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर का काम करती है, और जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक तरह से ऐसी बीमारी के रूप में उभर के आती है जो उसको लगातार कोई ना कोई नुकसान पहुंचा के प्रॉब्लम करती है। जैसे अगर किसी मरीज का बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, और मान लो वो बीपी जो है वो 70 रह रहा हो, 180 रह रहा हो, तो क्या नुकसान करेगा, वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क को बढ़ाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है, हार्ट की ब्लड वेसल में, कोरोनरी आर्टरी में, है ना। अगर बीपी ज़्यादा है लगातार तो ये मरीज में क्या पैदा करता है, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। और रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस कहाँ, जहाँ पे भी हो, मान लो अगर हार्ट में हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में होएगा तो ब्रेन अटैक आ जाएगा, किडनी में होएगा तो किडनी को अटैक आ जाएगा, पाँव में हो जाएगा तो पाँव में डीवीटी, मतलब जहाँ जहाँ थ्रोम्बस बनेगा वहाँ वहाँ कुछ न कुछ अटैक टाइप की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ऐसा हाइपरटेंसिव कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, याद आ जाएगा। तो साइलेंट किलर का काम करता है ये,
और इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस की रिस्क रहती है। और एट प्रेजेंट पूरे ग्लोबल में डेथ का बड़ा कारण जो है ये थ्रोम्बोटिक डिजीज ही होता है। कोरोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन की आर्टरी है कैरोटिड और हार्ट की आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरी, थ्रोम्बोसिस की रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए प्रेशर जो है वो हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। इसको नॉर्मल रखने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वहाँ पे काम में लिया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक छोटा क्वेश्चन है दोस्तों कि पी वेव जो होती है ईसीजी के अंदर वो किसके करस्पॉन्ड है। आपको यह एक छोटा सा पता होना चाहिए कि जब हम किसी मरीज को हार्ट में दिक्कत होती है, जैसे उसको हाइपरटेंशन हो गया, हमें लग रहा है कि उसको हार्ट में अटैक है, तो हम उसका एक ईसीजी कराते हैं। जब आप किसी मरीज का ईसीजी कराते हो तो आप देखेंगे कि ईसीजी ऐसे आता है ना, यही लाइन होती है। नॉर्मल ईसीजी इस तरीके का बनता है, ये नॉर्मल ईसीजी है। इस नॉर्मल ईसीजी में एक तो बनती है पी वेव, एक बनता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एक बनती है टी वेव। ये एक नॉर्मल ईसीजी है। इस ईसीजी की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से हुई। इसमें एक तो हो गई आपकी पी वेव, ये पी वेव है। एक आपका हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। और एक हो गई आपकी टी वेव, ये टी वेव है। ये जो नॉर्मल ईसीजी है इसको बनने में पी वेव की शुरुआत से लेके टी वेव के ख़त्म होने तक का जो पूरा साइकिल है ये 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का। और इसको मैंने क्या बोला? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये जो 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल है इसमें दो काम होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। इसमें दो काम होते हैं। 0.4 सेकंड का तो होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, और 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल, और 0.3 सेकंड का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां पे आप देख रहे हो तीन इवेंट मेनली होते हैं। तीन इवेंट क्या होते हैं? एक तो 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल, पहले एट्रियल सिस्टोल करता है, फिर 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, और फिर 0.4 सेकंड में वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। तो 0.1 और 0.3 कितना हो गया? 0.4, और 0.4 और 0.4 हो गया 0.8। तो 0.8 का पूरा कार्डियक साइकिल है। मतलब एक साइकिल है, गोला है, जिसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो रही है तो पहले 0.1 सेकंड का क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया क्या करेगा? एट्रिया डीपोलराइज होगा। एट्रिया क्या करेगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया ब्लड को पंप करता है 0.1 सेकंड के लिए। अब एट्रिया कहाँ है? ये एट्रिया है। और जैसे ही आपका हार्ट का चार चैम्बर, हार्ट का एट्रिया ब्लड को पंप करेगा, एट्रिया ब्लड को पंप करेगा वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे पहली वेव बनेगी, इसको पी वेव कहते हैं। तो पी वेव जो है ये इंडिकेट करती है एट्रिया क्या हो रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया सिस्टोल कर रहा है। आपको एक वर्ड याद रखना है कि सिस्टोल और डीपोलराइजेशन का एक ही मतलब है। तो हार्ट का जो एट्रिया है वो जब पंप करता है, वो जब डीपोलराइज होता है, वो जब सिस्टोल करता है, तो ये 0.1 सेकंड लेता है। और ये कार्डियक साइकिल जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुआ कार्डियक साइकिल का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एट्रियल सिस्टोल वाला ये स्टेप कहलाता है। जैसे ये पहला स्टेप खत्म हुआ, यहाँ से इनिशिएट होगा दूसरा स्टेप। ये जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चलेगा। और इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में दूसरा काम होगा। और दूसरा काम कौन सा है? इस बार वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे। जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा, सेकंड फेज, तो इस फेज में क्या होगा? इस फेज में वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, जिससे क्या बनता है? QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो प्यारे दोस्तों, जो QRS कॉम्प्लेक्स है 0.3 सेकंड में बनता है। और इस QRS कॉम्प्लेक्स को बनने में कौन सिस्टोल करता है? यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो पहले एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, तब क्या बनता है? QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ना अगला नंबर क्या है? अगला है वेंट्रिकल वापस क्या हो जाए? डायस्टोल हो जाए। वेंट्रिकल वापस क्या हो जाए? डायस्टोल। जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है तो यहाँ पे टी वेव बनती है। डायस्टोल होने को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल का अगर ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वेंट्रिकल का अगर रीपोलराइजेशन हो तो उससे बनती है टी वेव। तो तीन बातें आपने सीखी। कौन सी? अगर एट्रिया आपके डीपोलराइज हो रहे हैं तो बनती है पी वेव,
इसको एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं। ये 0.1 सेकंड का होता है। अगर आपके वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहे हैं, पूरी बॉडी को भेज रहे हैं, तो इस समय QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा ECG के अंदर। और वापस आपका एट्रिया अगर वेंट्रिकल अगर रीपोलराइज हो रहे हैं, रीपोलराइज मतलब डायस्टोल हो रहे हैं, तो आपका बनेगा T वेव। तो P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, इसको हम नॉर्मल ECG का पैटर्न कहते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सवाल ने आपसे क्या पूछा है वैसा जवाब लिख दो। इसने आपको कौन सी वेव का पूछा है? P वेव का पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि P वेव क्या है। अगर ये QRS कॉम्प्लेक्स का पूछता तो हम उसका भी बता देते, अगर ये T वेव का पूछते तो हम उसका भी बता देते, ये कार्डियक साइकिल का पूछता तो हम बता देते, वो अगर आपको एट्रियल सिस्टोल का पूछे तो वो बता सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल का पूछे तो वो भी बता सकते हैं, और वेंट्रिकल डायस्टोल का पूछे तो वो भी आंसर है अपने पास में। तो करेक्ट आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो रहेगा ए, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और तो होगा नहीं। एट्रियल का डीपोलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है तो हमने बोला QRS कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकल रीपोलराइज होता है तो हमने बोला क्या बनती है? T वेव बनती है। करेक्ट आंसर ए है, B, C और D तीनों ही गलत है। नॉर्मल ECG, उसके बनने का पैटर्न, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, 0.1 सिस्टोल डायस्टोल और डीपोलराइजेशन, और एक हमने बताया रीपोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन, which type of solution causes water to shrink from cell to plasma? Water to shift from cell to plasma। पहला क्या लिखा हुआ है? एल्केलाइन, दूसरा है आइसोटोनिक, तीसरा है हाइपोटोनिक और चौथा है हाइपरटोनिक। जवाब लिखे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को जवाब लिखना है और सेशन को आग की तरह फैला देना है। जितने भी रसगुल्ले सो रहे हैं उनको जगा देना है, और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाया है लगा देना है। नियम और शर्तें लागू है, और कमेंट सभी को करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि ये देगा आपको कॉन्फिडेंस। अगर आप एक अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता। वैसे कहानी ये है कि जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पास में आएंगे, वैसे वैसे सर्दी बढ़ रही है। जैसे सर्दी बढ़ रही है, आराम से कुछ तो सो रहे हैं, बाद में देख लेंगे, और बाद वाला बाद ही रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का कि व्हाट यू डिड इट्स योर रिजल्ट्स। जो आप करेंगे, क्या आप कर रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो एज ए रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप क्या कर रहे हो और आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम तीन तरह के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक सॉल्यूशन होता है आपका आइसोटोनिक। जैसे मैं तीन तरह के बर्तन लेता हूँ, ये बर्तन है और एक ये बर्तन है और एक ये बर्तन है। तीन तरह के बर्तन मैंने ले लिए, अलग अलग फ्लूइड इनके अंदर लिया। एक होता है आइसोटोनिक, ऐसा फ्लूइड इस बर्तन के अंदर ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया आइसोटोनिक। टोन इज ऑलवेज इक्वल टू समथिंग और दैट इज योर ब्लड। दूसरा हमने बोल दिया, यहाँ पे ये सेकंड बर्तन है, इसमें हमने ले लिया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब जो भी चीज़ हम डालेंगे उससे इसकी टोन जो है सॉल्यूशन की वो हाइपो रहेगी, लेस रहेगी, इसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। और तीसरा जो होता है प्यारे दोस्तों, इसको हम नाम दे देते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जो होता है, इसके अंदर जो वो टोन है, वो टोन क्या होगी, प्लाज्मा के अंदर टोन जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये तीन तरह के प्लाज्मा हो गए। एक प्लाज्मा कैसा है, आइसोटोनिक, एक है हाइपोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक, ऐसे तीन तरह के प्लाज्मा हो गए। अब प्यारे दोस्तों, मैं इस आइसोटोनिक वाले प्लाज्मा में कोई सेल रखूं, यहाँ पे लाके हमने कोई कोशिका रखी, सेल रखी, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर का जो फ्लूइड है और जो ये मैंने फ्लूइड लिया है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। जो प्लाज्मा में मैंने फ्लूइड डाला है, आईवी के मैंने जो फ्लूइड डाला है, और मेरी ब्लड की जो सेल है, उनके दोनों के फ्लूइड जो है वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल है कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं जो कोई चेंज नहीं करते हैं? नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगर लैक्टेट और डेक्सट्रोज 5%। ये वो सॉल्यूशन है जो कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जब हम ये सॉल्यूशन के अंदर सेल के अंदर ये सॉल्यूशन डालते हैं, और ब्लड वेसल है, ये ब्लड है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा
जो है उसके अंदर हमने ये फ्लूइड डाला 0.9% NS, रिंगर लैक्टेट या 5% डेक्सट्रोज, और कोई सेल के अंदर चेंजेस नहीं आना, आइसोटोनिक कंडीशन के बारे में बताता है कि नहीं है। हाँ, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, हम अगर हाइपोटोनिक की बात करें दोस्तों, हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक वाले केस में क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो हम सॉल्यूशन है वो है हाइपो, और ये सेल है। हाइपो का मतलब है कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्लाज्मा के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाता है। तो जैसे मैंने हाइपोटोनिक डाला, प्लाज्मा वाला फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सेल के अंदर, और ये सेल जो है ये फूल जाएगी। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल डालने पे सेल जो है ये हो जाएगी, फूल जाएगी, और ये साइज में बड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं फूल जाना। और फ्लूइड किधर से किधर शिफ्ट हो गया, हाइपोटोनिक वाले केस में प्लाज्मा फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है सेल के अंदर, इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। और अगला जो रहता है हाइपरटोनिक, जिसमें कंसंट्रेशन या सॉल्यूट ज़्यादा थे, सेल अंदर डाली तो ये जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो गई। और श्रिंक क्यों हो गई, क्योंकि जो सेल का पानी है वो बाहर आ गया। यहाँ तो बाहर का पानी सेल के अंदर गया, यहाँ पे सेल का पानी कहाँ आ गया, बाहर। सेल का पानी कहाँ आ गया, बाहर। तो यहाँ पे सेल जो है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक, श्रिंक हो जाना, सेल जो है वो श्रिंक हो गई, पिचक गई, इसको मैं बोलता हूँ पिचक जाना। तो ये सेल जो है वो क्या हो गई है, पिचक जाना हो गई है, पिचक गई है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं कि सेल का फ्लूइड जो है, सेल का फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो गया प्लाज्मा के अंदर, और हमने इसको क्या बोल दिया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक कौन कौन से होता है, हाइपरटोनिक कौन कौन से होता है, तो हाइपोटोनिक के अंदर हाफ NS 0.45 जिसको हम बोलता हूँ, हाफ NS हम बोल सकते हैं, 1/4 NS हम बोल सकते हैं, है ना, 3/4 NS हम बोल सकते हैं। ये सभी के सभी हाइपोटोनिक टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं। हाइपरटोनिक के अंदर कंसंट्रेशन प्लाज्मा की ज़्यादा है, पानी बाहर खींच के सेल का साइज पिचक गया है, इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल के रूप में 3% नॉर्मल सेलाइन, हम बोलते हैं वहाँ पे 25% डेक्सट्रोज, हम बोलते हैं वहाँ पे मैनिटोल, क्या बोलेंगे, मैनिटोल। मैनिटोल 25% डेक्सट्रोज, 3% नॉर्मल सेलाइन, ये सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो टोन के आधार पे सॉल्यूशन 3 हो गए। पहला क्या है, पहला है यहाँ पे आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, और तीसरा है हाइपरटोनिक। कौन सा किस में क्या होगा, अगर ये रहेगा तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं, नो शिफ्टिंग, नो शिफ्ट। अगर हाइपोटोनिक है तो इसके अंदर होगा प्लाज्मा से सेल में, और सेल फूल जाएगी। और अगर हाइपरटोनिक है तो सेल से फ्लूइड कहाँ आ रहा है, प्लाज्मा में, और सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है। समझ में आई कहानी। अब आपको इसके आधार पे इस सवाल का जवाब देना है, जो आपको क्या कह रहा है कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन जो है वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, कहां से कहां भेज रहा है, सेल से प्लाज्मा में। ध्यान रखना, सेल से पानी कहां जा रहा है, सेल से पानी जा रहा है प्लाज्मा में। तो सेल क्या हो जाएगी, सेल जो है वो पिचक जाएगी, पिचक जाना, श्रिंक हो जाना, सेल का क्या हो जाना, श्रिंक हो जाना। तो सेल का पिचक जाना या सेल का श्रिंक हो जाना किस में आएगा, ये आएगा आपका जब सॉल्यूशन आपका कैसा हो, हाइपरटोनिक टाइप का हो। कैसा हो, हाइपरटोनिक। क्योंकि ये भी हमने आपको बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो है वो आपकी श्रिंक हो जाती है और सेल जो है वो फूल जाती है। जब सेल से पानी प्लाज्मा में आता है तो सेल श्रिंक हो जाती है, और सेल का श्रिंक हो जाना हाइपरटोनिक है। तो यहाँ पे सेल श्रिंक ही होगी क्योंकि सेल का पानी किधर आ रहा है, प्लाज्मा के अंदर आ रहा है। याद रह जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर मैं आइसोटोनिक की बात करूंगा तो यहाँ पे NS है 0.9%, RL है, डेक्सट्रोज है 5%। मैं अगर हाइपोटोनिक की बात करूँ तो हाफ NS, लेकिन इसमें सेल फूल जाएगी, अंदर पानी भर जाएगा, इसमें सेल का पानी खाली हो जाएगा जब हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होगा। ये तरह तरह के प्लाज्मा सॉल्यूशन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हर जगह पे अलग अलग सॉल्यूशन यूज करते हैं, हर सॉल्यूशन के अलग अलग एग्जाम्पल है, एग्जाम में एग्जाम्पल को करके पूछा जाता है कि नहीं है।
मैनिटोल हो गया, कोलोइड हो गया, ये सभी जो है आपके हाइपरटोनिक में ही आएंगे और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ये, सिंपल। सवाल है दोस्तों, ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन एन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम। इन्फेंट है, बीमारी है उसको डाउन सिंड्रोम, एक इन्फेंट है और उसको बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का ये जो बच्चा है, व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द चाइल्ड। कौन सी एनोमली के लिए बच्चे को असेस करेंगे? इन्फेंट है और इन्फेंट को जो बीमारी है प्यारे दोस्तों, उस बीमारी को नाम दिया जाता है डाउन सिंड्रोम। बहुत सिंपल है। जब मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूंगा, डाउन सिंड्रोम की, तो आपको पता रहना चाहिए कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिजीज है जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21 नंबर के ऑटोसोम की। 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है 21वां नंबर क्रोमोसोम नंबर में 3 हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी में हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर में होता है, जोड़े में। क्या होता है? पेयर में। हर एक क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर में होता है। 21वां नंबर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में नहीं होकर ट्रिपलेट हो जाए, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21वें नंबर क्रोमोसोम का अगर पेयर में हो जाना, ये डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में और इसको मंगोलियन सिंड्रोम या ट्राइसोमी जी भी कहते हैं। इस डाउन सिंड्रोम का हम और क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी जी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी जी। और इसको हम मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। कौन सा सिंड्रोम? मंगोलियन सिंड्रोम। प्यारे दोस्तों, जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है, जिस बच्चे को क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, बच्चा कैसा कैसा देखने को मिलता है। तो इस डाउन सिंड्रोम के बच्चे में फीचर सुनिएगा। पहला फीचर ये होता है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे का हेड जो होता है, हेड, ये साइज में छोटा होता है, इसको माइक्रोसिपेली कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? माइक्रोसिपेली। उनका हेड पिचका हुआ होता है, हेड साइज में छोटा होता है, श्रिंकेज हेड होता है। तो इन बच्चों के अंदर माइक्रोसिपेली देखने को मिलता है। दूसरा जो है, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे रहते हैं उनके जो ईयर है वो थोड़े लो सेट होते हैं। ईयर, कान जो होते हैं, ईयर, इस ईयर में फीचर होता है कि वो थोड़े क्या होता है? लो सेट ईयर होते हैं, लो सेट ईयर होते हैं। उनकी जो आईज होती है, आंखें, आईज, वो चाइनीस होती है, चाइनीस आईज। चाइनीस आईज मतलब उनका एपिकेंथिक फोल्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी आंखें होती है, चाइनीस आंखें आपने देखी होगी। उनका जो नाक है वो पिचका हुआ होता है, नोज, नोज जो होता है ये फ्लैट होता है बहुत ज़्यादा, नाक बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ पिचका हुआ होता है। उन बच्चों का जो ये एरिया है, आपका ये वाला चिन वाला एरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रो टाइप की चिन होती है। उसकी चिन जो होती है बच्चे की वो थोड़ी माइक्रो होती है, माइक्रो साइज में बहुत छोटी होती है। तो सिपेली माइक्रो होता है, लो सेट ईयर है, चाइनीस आई होती है, नोज एकदम फ्लैट होता है, चिन जो होती है वो थोड़ी श्रिंक और माइक्रो टाइप की देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों का जो हाथ है, इसके अंदर जो ये रेखा है हाथ की, उसमें एक सीधी फ्लैट हाथ की रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं सीमियन क्रीज। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है? सीमियन क्रीज देखने को मिलती है, सीमियन क्रीज। हाथ की रेखाएं एकदम सीधी होती है। ऐसे बच्चों के अंदर जो आंख है उसके अंदर ब्रश फील्ड लीजन पाए जाते हैं, आंख के अंदर ब्रश फील्ड लीजन पाए जाते हैं, लीजन आंख के अंदर। ऐसे बच्चों के पांव जो होते हैं उनके अंदर सैंडल गैप प्रेजेंट होता है, सैंडल गैप पांव के अंदर। ये तो सब बाहर दिखने वाले फीचर्स है। ऐसे बच्चों के अंदर दिखने वाले फीचर्स के अंदर इनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के मरीज होते हैं, उनको क्रॉनिक रूप से कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी। और वो मोस्ट कॉमन ASD के अंदर ASD1 वाली बीमारी डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा होती है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से मरीज जो है मेंटली रिटार्डेड होता है, लॉन्ग टर्म मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चों का IQ जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है और इनको मेंटल रिटार्डेशन होता है जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है। तो ये सभी बातें डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर से संबंधित है कि माइक्रोसिपेली होना,
सिमियन क्रीज होना, इसके अलावा जो है, हाँ, इसके अलावा जो है ब्रश फील्ड लीजन होना, सैंडल गैप होना, कंजंक्टिवा डिजीज का होना, मेंटल रिटार्डेशन का होना, चाइनीस आई का होना, फ्लैट नेजल ब्रिज का होना, या माइक्रोजेंथिया, ये आपका जो है ये इसका छोटा होना, ये सभी बातें किससे संबंधित है? डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, इस सवाल ने डाउन सिंड्रोम के बारे में जिक्र किया, जो कि एक एनोमली के रूप में है यहाँ पे, और सवाल ने बोला कि एज ए नर्स आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो बच्चों कौन सा चीज आपको वहां पे मिलेगा फाइंडिंग के अंदर? पहला लिखा हुआ है कि उसमें फॉन्टेनले की बल्जिंग होगी। बहुत सिंपल समझे कि नॉर्मली हमारे जो फॉन्टेनल होते हैं छोटे बच्चे में, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ये डायमंड शेप का, ये ट्रायंगुलर शेप का, ये फॉन्टेनल एकदम फ्लैट होते हैं। नॉर्मली जो फॉन्टेनल होते हैं प्यारे मित्रों, ये फॉन्टेनल कैसे होते हैं? नॉर्मली फॉन्टेनल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्लैट। अब इसमें दो समस्या हो सकती है, या तो ये फॉन्टेनल है जो उभार के रूप में रहेंगे, या ये फॉन्टेनल क्या रहेंगे? अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे। ऐसा दो समस्या हो सकती है। नॉर्मल फॉन्टेनल होते हैं तो वो कैसे होते हैं? फ्लैट। अब अगर फॉन्टेनल उभार के रूप में है तो इसमें कुछ ज़्यादा हो गया है, और अगर अंदर धसे हुए है तो पहले था वो भी कम हो गया है। ऐसा बोला जाता है कि जब फॉन्टेनल बल्जिंग होते हैं तो देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इन द हेड, बच्चे के हेड में, बच्चे के ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा आ गया है। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ सकता है? एक्स्ट्रा पानी आ सकता है, उसको CSF कहते हैं। तो जब बच्चे के वेंट्रिकल्स में CSF भर जाए तो उसको तो हम बोलते हैं बल्जिंग फॉन्टेनल, और ऐसा देखने को मिलता है हाइड्रोसिफलस के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है? हाइड्रोसिफलस। हाइड्रोसिफलस का मतलब क्या होता है? CSF का भर जाना, और कहाँ भर जाना? वेंट्रिकल्स में भर जाना। नॉर्मली CSF वेंट्रिकल में बनता है, बन के ड्रेन होता है, और ड्रेन होके सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है। लेकिन CSF अगर वेंट्रिकल में ही भर जाए तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे कि फॉन्टेनले अगर संकन हो जाए तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। यही फॉन्टेनल अगर अंदर की तरफ धस जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। संकन फॉन्टेनल के केस में फॉन्टेनले बल्ज है तो हम उसको हाइड्रोसिफलस की कंडीशन में काउंट करेंगे। एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिफनेस हो गया है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। एक बच्चा है और उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज स्टिफ है। कौन सा बीमारी है बताओ? सभी लोगों को कमेंट करना है भाई, और जितने भी हमारे 1200 रसगुल्ले हैं, हाँ, उन लोगों को क्या करना है? इस सेशन को फैला देना है आग की तरह, और सभी रसगुल्लों को जोड़ देना है जो CHO बनने का अरमान पाले हुए, क्योंकि बातें सभी इंपॉर्टेंट है। हमने बोला हर एक बात इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ों को कंसेप्ट के साथ में हम पढ़ते हैं, हर चीज़ों को कंसेप्ट के साथ में हम सीखते हैं। तो ये पहला जो लिखा हमने यहाँ पे, इसको बल्जिंग फॉन्टेनल बोला। दूसरा हमने जो लिखा उसको हमने स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज बोला। अब स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों, और कौन सी बीमारी में होता है स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज? जवाब लिखिएगा, मेनिंजाइटिस के अंदर, माइलोमेनिंजोसील में, सेरिब्रल पाल्सी के अंदर। क्या बात है, अलग अलग यहाँ पे जवाब आ रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया आ गया है, टिटेनी आ गया है। नहीं 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 नहीं, ये मामला बहुत गड़बड़ है, हैं? अरे सुनो, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज स्टिफ है तो ये इंडिकेट करती है पॉस्चरल अबनॉर्मलिटीज, और डेफिनेटली पॉस्चर का जो प्रॉब्लम होता है वो इंक्रीज ICP के केस में होता है। ये ब्रेन को ट्रॉमा को इंडिकेट करता है। लोअर एक्सट्रीमिटी जब स्टिफ हो गई है, ये एक पॉस्चरल अबनॉर्मलिटी है जो कि इंक्रीज ICP, ब्रेन इंजरी या सेरेब्रल एडिमा को इंडिकेट करता है। तो इंक्रीज ICP के केस में ऐसा होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज स्टिफ हो गया है, और इस पर्टिकुलर पॉस्चर को हम नाम देते हैं डी कॉर्टिकेट पॉस्चर और डी सेरिब्रेट पॉस्चर। दोनों ही पॉस्चर में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो एकदम एक्सटेंड हो जाएंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज में या तो फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, और उनके अंदर रिजिडिटी और स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये इंक्रीज ICP जो है उससे संबंधित बात है। दोस्तों, अबनॉर्मल हो जाए अगर हार्ट का साउंड। जी हाँ, अगर किसी मरीज के अंदर डाउन सिंड्रोम है, हमने बोला, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? कंजंक्टिवा डिजीज होती है, और वो एसाइनोटिक टाइप की होती है। तो अगर डाउन सिंड्रोम के मरीज में एसाइनोटिक कंजंक्टिवा डिजीज हो जाए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अबनॉर्मल हार्ट साउंड की तरफ वो लीड करेगी, और उसको हम बोलते हैं मरमर साउंड। क्या बोलते हैं? जब हार्ट साउंड अबनॉर्मल हो जाते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? मरमर साउंड। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मरमर साउंड। एक लिखा दोस्तों अनयूजुअल प्यूपिलरी रिएक्शन। जब आप प्यूपिल का रिएक्शन चेक करो और वो यूजुअल रिएक्शन ना आए, अनयूजुअल टाइप का रिएक्शन आए, प्यूपिल गड़बड़ रिएक्ट करे,
पिन पॉइंट हो रहा है, प्यूपिल फिक्स और डायलेटेड हो रहा है, यूनिलेटरल पिन पॉइंट, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है वहां पे इंक्रीज आईसीपी के बारे में। तो ये है बेसिकली दो जो सिम्टम है, स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज और अनयूजुअल प्यूपिलरी रिएक्शन, ये तो बताते हैं इंक्रीज आईसीपी के बारे में। बल्जिंग फोंटेनले में भी हाइड्रोसिपलस है और वो भी इंक्रीज आईसीपी की तरफ ही ले जाता है। लेकिन जो एक ऑप्शन है दैट इज मर्मर साउंड, कार्डियक साउंड, अबनॉर्मल हार्ट साउंड, ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बताता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में ये कुछ बातें तो हमने पढ़ी। डाउन सिंड्रोम के बारे में और, या डाउन सिंड्रोम के साथ में और क्या सिंड्रोम हो सकते हैं, तो जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम के अलावा बच्चे को हो सकता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड होता है ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18। डाउन सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम के अलावा एक होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में होता है ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 जो है ये आपका है पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड हो गया 18 और डाउन सिंड्रोम हो गया 21। ये सभी ऑटोसोम की बीमारी है। ऑटोसोम के अलावा अगर मैं एक और बीमारी की बात करूं सेक्स क्रोमोसोम की, तो सेक्स क्रोमोसोम की दो बीमारी होती है। अगर मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, है ना, 46 की जगह 47 हो जाए, और एक एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर अगर एक्स्ट्रा आ जाए, तो इस कंडीशन को मैं नाम देता हूं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा आ जाना, नॉर्मली 46 होता है जिसमें एक्स और वाई होता है, और उसके अंदर एक एक्स का एक्स्ट्रा आ जाना, इसको बोलते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, और ये सेक्स क्रोमोसोम की बीमारी है। और दूसरा, मेल के अंदर एक, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम का गायब हो जाना, 46 की जगह 45 क्रोमोसोम रह जाना, और एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम का रह जाना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ जाए तब तो उसको बोलते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये कंडीशन बनती है मेल के अंदर जब क्या होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। ये कंडीशन बनती है फीमेल के अंदर जब एक एक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फीमेल में तो एक एक्स माइनस हो गया, मेल में एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। एक सिंड्रोम है क्लीनफेल्टर और एक सिंड्रोम है टर्नर। दोनों का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एक में 47XXY और एक में 45X, जिसमें 45 टोटल क्रोमोसोम है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। याद रह जाएगा? आसान है कि नहीं है? चलिए आगे चलिए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एक एक करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक का एक पर्टिकुलर जेनेटिक फिनोमिना है जो आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, क्राई डू चैट सिंड्रोम जो है वो 5वें नंबर के क्रोमोसोम की होती है, बिल्कुल, वो 15वें पे चला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। और याद रहे कि आपका जो विश्वास है वही आपको सफल बनाएगा। कुछ लोग जो है वो थोड़ा टूट रहे हैं, कुछ बिखर रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। किसी ने कहा कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कब? जब आप मेहनत और लगन के साथ में करेंगे। कोई भी चीज होने से पहले थोड़ा मुश्किल लगती है, होने के बाद में वो आसान लगने लग जाती है। क्योंकि किसी ने कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो मुश्किल तो होती नहीं है, मुश्किल दिखती है, और अगर हम हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो भी हमारे ख्वाब है वो हकीकत में बदलेंगे। पर एक ही तरीका है, तो रजाई से निकलना तो पड़ेगा रास्ते। जब तक उसके अंदर रहोगे तब तक मेहनत और हिम्मत दोनों ही ज़्यादा काम नहीं आएगी। तो थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, बढ़िया से पढ़े, अच्छे से पढ़े, जम के पढ़े, डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। एब्स्टेन एनोमली। अब ये जो सवाल है, ये सवाल बेसिकली टेरेटोजेनिक इफेक्ट का सवाल है। टेरेटोजेनिसिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टेरेटोजेनिसिटी। जब हम टेरेटोजेनिसिटी की बात करते हैं तो टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी दवाई, इसको सिंपल तरीके से हम बोलें तो कोई भी ड्रग जो मदर लेती है, कोई भी ड्रग जो है वो, कोई भी ड्रग जो मदर लेती है, मदर लेती है,
कोई भी ड्रग जो मदर लेती है और वो जो ड्रग माँ के लेने पे मदर लेती है, उसका भ्रूण के ऊपर माँ के वुम में जो रसगुल्ला है, भ्रूण के ऊपर गलत असर होता है, असर होता है और उस दवाई की वजह से उस भ्रूण के ऑर्गन में माल फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गन जो होते हैं उसके ऑर्गन में माल फॉर्मेशन हो जाता है दवाई की वजह से। इसको टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं ड्रग का। कोई भी ड्रग जो मदर लेती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो भ्रूण के ऊपर उसका गलत असर होता है और उसकी वजह से उस बच्चे के ऑर्गन के बनने में गड़बड़ हो जाती है। उसका ऑर्गन का क्या हो जाता है, माल फॉर्मेशन। इसको हम टेरेटोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। कुछ पर्टिकुलर ड्रग जो है उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। सर वो कौन कौन सी ड्रग है जिनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट है? तो दोस्तों देखिएगा, अगर कोई माँ फेनिटोइन ले रही है तो इस फेनिटोइन का टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या हो गया कि बच्चा जो है उसमें फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है। हाइडेंटोइन सिंड्रोम, सर ये कौन सा सिंड्रोम है? इस सिंड्रोम के अंदर ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर एक हो गया क्लेफ्ट लिप, एक बच्चे में हो गया क्लेफ्ट पैलेट। ये प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। दूसरा, अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान थैलिडोमाइड नाम की दवाई लेती है, थैलिडोमाइड, इस दवाई का टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है कि जो बच्चा है उसके अंदर जो है आपका शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होते हैं, जिसको हम फोकोमेलिया के नाम से जानते हैं। तो वहाँ के फोकोमेलिया देखने को मिलता है, फोकोमेलिया। इसका मतलब होता है शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज। पाँव जो है, हाथ जो है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, इनको फोकोमेलिया के नाम से जानते हैं। थैलिडोमाइड का टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। तो फेनिटोइन का टेरेटोजेनिक इफेक्ट है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। फोकोमेलिया का टेरेटोजेनिक इफेक्ट है थैलिडोमाइड का फोकोमेलिया। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में लेडी जो है वो लिथियम ले रही है, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है, और इस दवाई को लेने से बच्चे में हो जाता है हार्ट का समस्या। इसको हम नाम देते हैं एब्स्टेन एनोमली। क्या नाम देते हैं? एब्स्टेन एनोमली नाम देते हैं। अगर लेडी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड ले रही है तो क्या होगा दोस्तों बताओ? अगर प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड ले रही है तो क्या समस्या होगी? जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर लेडी प्रेगनेंसी के अंदर फेनिटोइन ले रही है तो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होगा, थैलिडोमाइड ले रही है तो फोकोमेलिया होगा, लिथियम ले रही है तो एब्स्टेन एनोमली होगा। अगर वो फॉलिक एसिड ले रही है तो क्या होगा? सभी लोग जवाब लिखे भाई, सभी लोग। अब फॉलिक एसिड ले रही है तो मैक्सिमम लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने लिखा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। क्या लिखा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। प्यारे दोस्तों, फॉलिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसके लिए फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थोड़ी होता है। थोड़े तो दिमाग के ढक्कन को खुला रखो। फॉलिक एसिड देंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। फॉलिक एसिड का टेरेटोजेनिक इफेक्ट थोड़ी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या लिख रहे हैं हम। ये तो बचाव का तरीका है। फॉलिक एसिड काम का है जो कुछ भी नहीं कराता है। विटामिन कोई भी हार्मफुल होते ही नहीं है, विटामिन ए को छोड़ के प्रेगनेंसी में। तो फॉलिक एसिड लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता है। फॉलिक एसिड नहीं लेगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। समझ रहे हो पॉइंट को कि भाई क्या लेने से क्या नहीं होता है ना। अगर लेडी जो है वो सुट्टा लगा रही है, स्मोकिंग कर रही है, स्मोकिंग, तो वहां पे क्या होगा? स्मोकिंग की वजह से LBW बेबी होगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा। ये स्मोकिंग करने के केस में वहां पे देखने को मिलता है। अगर लेडी स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो वो जो बच्चा है वो बच्चा कैसा पैदा होगा? बच्चा बहरा पैदा होगा, बहरा, है ना। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, 8th क्रेनियल नर्व को, इसलिए मना है लेना स्ट्रेप्टोमाइसिन, है कि नहीं है।
अगला जो है, अगर कोई लेडी जो है प्रेगनेंसी के दौरान हमने बोला ये वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसको, जैसे एक वायरस है कॉमन जिसको हम बोलते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला, तो अगर लेडी को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी में, रूबेला का इन्फेक्शन, तो जो बच्चा है उसके अंदर हो जाता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS, और उसमें बच्चा कैसा पैदा होता है, डेफ, बहरा बच्चा पैदा होता है। इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। बच्चा कैसा पैदा होगा, बहरा पैदा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारी तरह की ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडी लेती है तो उसके बच्चे में अलग अलग तरह के इफेक्ट आते हैं, अलग अलग तरह के सिंड्रोम वहाँ पे डेवलप होते हैं। याद रह जाएगा, आसान है। हाँ, तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है अलग अलग दवाई का। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक एब्स्टेन एनोमली नाम का जो प्रॉब्लम होता है वो किससे रिलेटेड है। एब्स्टेन एनोमली, हाँ, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम है, रूबेला का टेराटोजेनिक इफेक्ट, बिल्कुल। मरकरी, कॉपर, लिथियम और लेड, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, अभी हमने पढ़ाया। बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम, और इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है एब्स्टेन एनोमली। अगर वहाँ पे कॉपर जो होता है, कॉपर, ये जाके डिपॉजिट हो जाए लीवर के अंदर, है ना, कॉपर का मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आँख के अंदर KF रिंग बनेगी, और इसको हम विल्सन डिजीज के नाम से जानते हैं। कौन सी बीमारी होती है, विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज जो होती है, ये इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, आँख के अंदर एक रिंग बनती है, इस रिंग को नाम देते हैं KF रिंग। मरकरी का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और लेड जो है इसका संबंध यहाँ पे बच्चे में नहीं है। तो करेक्ट आंसर एक ही बना, और वो प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, लिथियम। और ये कुछ ड्रग है जिनके टेराटोजेनिक इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग ड्रग और उनके टेराटोजेनिक इफेक्ट हमने पढ़े। अगला है एक फ्रेशली प्रिपेयर जो ORS है, उसको यूज नहीं करना होता है कितने समय के बाद में, कितने समय के बाद में उसको यूज नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, फ्रेशली प्रिपेयर ORS। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए, कितने समय बाद में यूज नहीं करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर ORS को। बिल्कुल सही है। याद रखें कि ORS के बारे में हमने पढ़ा। ORS जो होता है इसको ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं, ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं। ये एक पैकेट आता है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड आता है, क्लोराइड आता है, जिसके अंदर सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, और जिसके अंदर ग्लूकोज होता है। और ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में होता है, हमने बताया ग्राम में। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये 2.6 होता है, ये 1.5 होता है, ये 2.9 होता है, ये 13.5 होता है, और सभी रीडिंग ग्राम में होती है। 2.6 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2.9 ग्राम, 13.5 ग्राम, ये सब ग्राम में रीडिंग होगी। और ये जो रीडिंग है, ये जो ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट है, जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, जो ग्लूकोज है, जो सोडियम सिट्रेट है, इसको हम 1 लीटर की पानी के बोतल के अंदर, 1 लीटर के अंदर इसको क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। और 1 लीटर में डाइल्यूट करने के बाद में इसको 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स इसको हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे 24 घंटे का आंसर बिल्कुल सही है कि उसके अंदर अंदर इसको यूज कर लो। जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो ये एक हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन बन जाता है। ये ORS जो है वो क्या बन जाता है, एक हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन बन जाता है, जिसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो 245 m ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है।
और हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर सोडियम जो कि 75 मिलीकुलेंट हो जाता है, ग्लूकोज जो कि 75 मिलीकुलेंट हो जाता है, क्लोराइड जो कि 65 मिलीकुलेंट हो जाता है, और दो जो छोटे छोटे हैं जिसमें एक पोटेशियम है जो 20 हो जाता है, और जो सिट्रेट होता है वो 10 मिलीकुलेंट के आसपास होता है। तो 75, 75, 65, 20 और 10 ये कंपोनेंट बन जाते हैं ORS में डाइल्यूट करने के बाद में। ऑस्मोलैलिटी 245 है, उसमें सोडियम 75 है, ग्लूकोज 75 है, क्लोराइड 65 है, पोटेशियम 20 है, और सिट्रेट जो है वो 10 यहाँ पे हो जाता है। एक फ्रेशली प्रिपेयर ORS को हम 24 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करते हैं। ये 4 घंटे में यूज़ नहीं करते हैं, 6 घंटे का यूज़ नहीं है, 12 घंटे का यूज़ नहीं है। तो इट शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स। याद रह जाएगा। देख लिया, ये फ्रेशली प्रिपेयर ORS है। ORS इलाज है डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन का। तो डायरिया को रोकने में भी मदद करता है, और डायरिया से डिहाइड्रेशन नहीं हो इसमें भी मदद करते हैं। समझ में आ रहा है? याद रह जाएगा बिल्कुल। हाँ, 10 होता है सिट्रेट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, हिंदी में लाएं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। हिंदी मतलब क्वेश्चन को समझे, हिंदी इंग्लिश ना करे। हर तरह के सवाल हम पढ़ेंगे, पर आप सवाल को समझने पे फोकस करें सभी लोग, है कि नहीं है? हाँ। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन? न्यूरॉन के कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है? सभी लोग जवाब लिखें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें प्यारे दोस्तों। और जो भी हमारे रसगुल्ला है, 1400 रसगुल्ला है, नया नंबर लगना चाहिए, और पूरे जोश के साथ में सेशन को देखें, क्योंकि पॉइंट हर एक इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे न्यूरॉन की जब बात करता हूँ, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है वो क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के सारे काम फंक्शंस, और उस नर्वस सिस्टम की सारी स्ट्रक्चर जो है वो किसकी बनी होती है? न्यूरॉन की। देयर इज मिलियन ऑफ न्यूरॉन, और वी कैन से बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। वहाँ पे कितने न्यूरॉन होते हैं टोटल? तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। टोटल न्यूरॉन नंबर में कितने होते हैं? बिलियंस। और ऐसा बोला जाता है कि ऑन एंड एवरेज अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, 100 बिलियन न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये एक नॉन माइटोटिक सेल है। याद रखना, न्यूरॉन कैसी सेल है? नॉन माइटोटिक। नॉन माइटोटिक का मतलब होता है कि सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, इसमें सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसमें 1 से 2 नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन माइटोटिक सेल। न्यूरॉन सेल जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन सेल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन से है सर? ये न्यूरॉन सेल ऐसा होता है, देखिएगा, ये न्यूरॉन सेल है, और इसके 3 ऑटोमेटिकली पार्ट बन गए। अभी 3 पार्ट अब न्यूरॉन सेल के कौन कौन से बने? ये जो पार्ट है इसको नाम देते हैं डेंड्राइट। क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स नाम देते हैं। ये जो पार्ट है न्यूरॉन सेल का इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी पार्ट है। और ये जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं एक्सोन। तो ये एक्सोन वाला पार्ट है। तो डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सोन है। इस न्यूरॉन के ऊपर पाई जाती है माइलिन शीथ। जैसी एक शीथ होती है, इसको नाम देते हैं माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन की कवर करती है। इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर बनने वाली इस माइलिन शीथ के बीच बीच में जगह होती है। ये माइलिन शीथ के बीच बीच में जगह होती है। ये जो बीच बीच में जगह है इसको हम बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर। नॉट्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नॉट्स पाए जाते हैं माइलिन शीथ के बीच में। माइलिन शीथ जो है वो एक्सोन को कवर कर रही है। और न्यूरॉन जो है इसके 3 पार्ट है। एक को मैं डेंड्राइट बोलता हूँ, एक को मैं सेल बॉडी बोलता हूँ, और एक को मैं एक्सोन के नाम से जानता हूँ। और उसके ऊपर होती है माइलिन शीथ, और उसके बीच बीच में जगह होती है, उसको हम बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूरॉन का एंड पार्ट हो गया, ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है, और यहाँ से आगे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ऐसा हम कहते हैं। अब न्यूरॉन के जो ये 3 पार्ट बन गए,
तीन पार्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। उसमें आपको ध्यान रखना है कि इनका काम क्या है। न्यूरॉन खुद करंट को पैदा करता है और खुद करंट को ट्रांसमिट भी करता है। तो जैसे ही न्यूरॉन को कोई इरिटेशन मिलता है, कोई इरिटेबिलिटी होती है, तो न्यूरॉन के ये जो डेंड्राइट है ये उस मैसेज को लेते हैं। डेंड्राइट जो न्यूरॉन का पहला पार्ट है, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है ना। हमने बोला न्यूरॉन के मेनली तीन पार्ट है। सर तीन पार्ट कौन से हो गए, तो तीन पार्ट में एक हो गया आपका डेंड्राइट। अब डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट रिसीवर है ना, ये क्या है, रिसीवर है, और ये इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, टेक्स इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द न्यूरॉन, या टेक्स इम्पल्सेज किधर, टुवर्ड्स द न्यूरॉन। तो अगर आपको बोले कि न्यूरॉन की तरफ, टुवर्ड्स द न्यूरॉन, और न्यूरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका सेल बॉडी, तो न्यूरॉन के सेल बॉडी को जो इंफॉर्मेशन देता है, जो न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो ले जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेंड्राइट। दूसरा प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेल बॉडी, सेल बॉडी जो है इसको हम सोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमा। ये सोमा क्या करती है, ये सोमा करती है रिसीव्स करती है, क्या, रिसीव्स impulses from dendrite and shift to axon, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को लेके एक्सोन को शिफ्ट कर देना, ये सेल बॉडी का काम है। तो अगर आपका न्यूरॉन है तो उसने तो, डेंड्राइट ने तो क्या किया, न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके गया, टुवर्ड्स द न्यूरॉन कौन ले जाता है, डेंड्राइट, और डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को लेके एक्सोन को देने का काम किसने किया, सेल बॉडी ने। अब जो तीसरा पार्ट है न्यूरॉन का, एक्सोन। प्यारे दोस्तों एक्सोन क्या करेगा, एक्सोन टेक्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, है ना, ये लेगा इंपल्सेज को, टेक्स इंपल्सेज, और किधर ले जाता है, इंपल्सेज अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को दूर ले जाने का काम, अवे ले जाने का काम कौन करेगा, एक्सोन। तो टुवर्ड्स द न्यूरॉन होता है डेंड्राइट, सेल बॉडी, डेंड्राइट से एक्सोन बीच का कनेक्शन है सेल बॉडी, और एक्सोन इंपल्सेज को दूर ले जाने का काम करता है। प्यारे दोस्तों ये जो सवाल था आपका, इस सवाल ने क्या पूछा कि न्यूरॉन को रिसीव करने वाला इंफॉर्मेशन, मतलब रिसीवर वो होता है जो टुवर्ड्स द न्यूरॉन होगा, टुवर्ड्स द न्यूरॉन, और टुवर्ड्स द न्यूरॉन हमने किसको बोला, जो इंफॉर्मेशन को लेता है और न्यूरॉन को देता है, उसको हमने बोला डेंड्राइट्स। क्या बोला हमने उसको, डेंड्राइट्स। एक्सोन जो है वो अवे ले जाएगा, अवे, दूर, तो वो एक्सोन है। माइलिन शीथ जो है वो कवरिंग है, माइलिन शीथ क्या है, ये कवरिंग है, और नॉट्स ऑफ रेनवियर जो है तो माइलिन शीथ के बीच के गैप को बोलते हैं, माइलिन शीथ के बीच का गैप है नॉट्स ऑफ रेनवियर। समझ पा रहे हो एक एक पॉइंट को, बिल्कुल। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि न्यूरॉन जो है इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हम क्लासिफाई नहीं करके फंक्शनल आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि न्यूरॉन जो होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं। हमारी बॉडी में तीन टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारी बॉडी में 3 तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पे किया, फंक्शनल आधार पे किया, काम के आधार पे किया, फंक्शंस के आधार पे किया। और ये जो 3 तरह के न्यूरॉन हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इन न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन तो होता है सेंसरी, एक न्यूरॉन होता है मोटार, और एक न्यूरॉन होता है मिक्स्ड। ये कैसा क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। कितने तरह के न्यूरॉन होते हैं, 3 तरह के। पहला कौन सा, सेंसरी, दूसरा मोटार, तीसरा मिक्स। पहला दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो होता है एफरेंट न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। और मिक्स्ड न्यूरॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, बोथ
सेंसरी एंड मोटार दोनों यहाँ पे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो काम क्या करता है, एफरेंट न्यूरॉन हमने इसको बोल दिया। तो ए का मतलब यहाँ पे अफेक्ट है, ए का मतलब यहाँ पे सेंस है। ये जो ए वर्ड है, एफरेंट में ए वर्ड है, इस ए को हम क्या कह सकते हैं, अफेक्ट। अब अफेक्ट बोलो, सेंस बोलो, फीलिंग बोलो, फीलिंग। इस न्यूरॉन से हमें अफेक्शन होता है, हमें सेंस होता है, हमें फील होता है। क्या फील होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आँख है, नाक है, कान है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को किधर ले जाना, न्यूरॉन ब्रेन की तरफ ले जाना। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को कैरी करते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे आँख है, तो आँख से देखने वाला सेंसरी इंपल्सेस कहाँ ले जाएंगे, ब्रेन में। नाक से स्मेल वाला सेंसरी इंपल्सेस कहाँ ले जाएंगे, ब्रेन में। कान से सुनने वाला सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ ले जाए। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं इंपल्सेस को, कहाँ से कहाँ, ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं ब्रेन को, और हमें सेंस कराते हैं, हमें वहाँ पे फील कराते हैं कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुन रहे हो, क्या टेस्ट है, कहाँ पे टच हुआ है, कहाँ पे पेन हुआ है, कहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है। ये सब काम कौन कराएगा, सेंसरी न्यूरॉन कराएगा। प्यारे दोस्तों, जो मोटर न्यूरॉन है, इसको ई से इफरेंट न्यूरॉन हमने यहाँ पे लिखा, और इफरेंट न्यूरॉन का मतलब होता है इफेक्ट, और इफेक्ट वर्ड का मतलब होता है एक्शन। इफेक्ट वर्ड का मतलब क्या है, सेंसरी वर्ड का मतलब तो हुआ सेंस या फीलिंग, और इफेक्ट वर्ड का मतलब होता है एक्शन। तो मोटर न्यूरॉन एक मसल के ऊपर एक्ट करता है, और मसल को सप्लाई करके मसल में मूवमेंट कराएगा। बेसिकली ये क्या करता है मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन ऑर्गन को ब्रेन से नहीं जोड़ेगा, ये ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को ऑर्गन से जोड़ता है, मसल से जोड़ता है, और ब्रेन से इंपल्सेस निकलेंगे और वो जाके ऑर्गन को सप्लाई होंगे, तो ऑर्गन के अंदर या मसल के अंदर मूवमेंट होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है उससे तो ऑर्गन से वो ब्रेन को जाएंगे सेंसरी इंपल्सेज, और जब आपके ब्रेन के इंपल्सेज जो है वो ऑर्गन को जाएंगे तो मोटर मूवमेंट होगा। ऐसा काम है मोटर न्यूरॉन का। तो एक तो पहले चीज़ों को सेंस करना। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि बताओ ऑर्गन को ब्रेन से कौन जोड़ता है, तो सेंसरी न्यूरॉन। अगर आपको ये पूछे कि ब्रेन को ऑर्गन से कौन जोड़ता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोटर न्यूरॉन। और आपको बोला जाए कि अगर कोई न्यूरॉन दोनों ही काम करे तो आप कहोगे वो मिक्स न्यूरॉन होते हैं। समझ रहे हो बात को। तो जितने भी सेंसरी न्यूरॉन है वो सिर्फ सेंस कराएंगे, जितने भी मोटर न्यूरॉन है वो सिर्फ मूवमेंट कराते हैं, और जितने भी मिक्स न्यूरॉन है उसमें सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर होंगे, सेंस भी कराएंगे और मूवमेंट भी कराएंगे। याद रह जाएंगे दोस्तों। तो ये काम के आधार पे न्यूरॉन के 3 टाइप है जो आपको ध्यान रखने हैं। शकल के आधार पे न्यूरॉन के टाइप होते हैं, जिनको मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन वो एग्जाम में आपके बिल्कुल काम के नहीं है, यही काम के है। इन्हीं से एक सवाल बनेगा कि ऑर्गन को ब्रेन से कौन जोड़ता है और ब्रेन को ऑर्गन से कौन जोड़ता है। सप्लाई करता है वो मोटर है, और फील या सेंस कराता है वो सेंसरी है। क्लियर है। एग्जिट। अगला, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड बिटवीन। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, जो आप लिखे दोस्तों। कौन से न्यूरॉन किस टाइप के है भाई, वापस बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, काफी लोग सही जवाब लिख रहे हैं, कुछ लोग जवाब लिख ही नहीं रहे हैं, है ना, सिर्फ टुकर टुकर देख ही रहे हैं, रजाई से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लाइक बटन को प्रेस करना तो जैसे लग रहा है उनको कोई पहाड़ टूटेगा उनके ऊपर। विश्वास पैदा जब तक नहीं होगा तब तक कहानी नहीं बदलेगी, बात इतनी सी है। और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है तो इस बिस्तर से तो निकलना पड़ेगा दोस्त, है ना। क्योंकि जो बारिश में नहाता है, जो पानी से नहाता है, वो सिर्फ लिबास बदलता है। जो नहाता ही नहीं है वो कुछ भी नहीं बदलता है। तो कुछ लोग तो नहाते ही नहीं आजकल। जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है। लेकिन जो ठंड में बैठ के, कड़ाके की ठंड के साथ में पूरी मेहनत करता है, और इस ठंड वाली कंडीशन में भी
अगर उसको पसीना आने लग जाए तो इतिहास बदलता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से पुरुष बनना चाहते हो, है ना। इस बात को आपको अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा, नहीं तो फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ही कराओगे तुम लोग। और ये इतना गड़बड़ मामला है जो कि अब क्या बताएं अब आपको, है कि नहीं है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ इंजेक्ट करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ इंजेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, L1 और L2, दूसरा है L3 एंड L4, T12 एंड L1, T5 एंड T6। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वर्टिब्रा की, और वर्टिब्रा में हमने आपको बताया कि जो आपकी स्पाइनल कोड होती है वो स्पाइनल कोड जो है वो L1 वर्टिब्रल लेवल तक एक्सटेंड करती है। ये जो लेवल है इसको हम L1 वर्टिब्रा कहते हैं। उस L1 वर्टिब्रा के बाद में L1 और L2 के बीच में एक जगह होती है, ये एक जगह यहाँ पे जो कौन सी है, ये L1 और L2 के बीच की जगह है, ये L2 और L3 के बीच की जगह है, और ये L3 और L4 के बीच की जगह है। याद रखना जब हम L1 तक की बात करते हैं तो इसको तो हम छोड़ देते हैं L1 और L2, हम L2 L3 L3 L4 और L4 L5 इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो L2 एंड L3 लेवल है, ये जो L3 एंड L4 है, और ये जो L4 एंड L5 है, ये तीन स्पेस यहाँ पे पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तीन स्पेस के अंदर जो मोस्ट कॉमन स्पेस माना जाता है वो आपका है L3 एंड L4, है ना। L2 एंड L3 वैसे ऑप्शन में है ही नहीं, L1 और L2 तो भूल ही जाओ कि कभी होगा, ये तो है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है इन स्पेस का। जो एग्जैक्टली स्पेस की हम बात कर रहे हैं वो है L3 एंड L4, और ये मोस्ट कॉमन स्पेस है जहाँ पे हम लंबर पंक्चर करते हैं। इस एरिया में हम क्या करते हैं, लंबार पंक्चर करते हैं, लंबार एरिया में पंक्चर किया जा रहा है। और इस पंक्चर को करने के बाद में सब एरेक्नोइड स्पेस से वहाँ पे क्या पाया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस, और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ से हम CSF को लेते हैं, CSF को लेते हैं, और CSF का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो लंबार एरिया में जाके वहाँ से हम CSF को लेते हैं, और CSF को लेके उस CSF का एनालिसिस करते हैं, और CSF का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसका कुछ रिपोर्ट बनेगा, आइदर वो बैक्टीरियल है या वो वायरल है, ऐसा कुछ हमें वहाँ पे मिलेगा। जैसे हम CSF का एनालिसिस कर रहे हैं लंबार एरिया से लेके, और उस CSF में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर वो बैक्टीरियल है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लाउडी होगा CSF, वहाँ पे प्रोटीन जो है वो CSF के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो CSF में कम देखने को मिलेगा। अगर ऐसा CSF का पिक्चर आ रहा है तो ये बैक्टीरियल कंडीशन है, क्लाउडी CSF है। लंबार एरिया में पंचर करने के बाद में इस तरीके का डायग्नोसिस बना है CSF के एनालिसिस करने पे, जो कि मेनिंजाइटिस के केस में बच्चों को डायग्नोस करने के काम आएगा। तो मोस्ट कॉमन साइट हमेशा L3 एंड L4 होती है, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे बच्चों में पूछे चाहे बड़ों में पूछे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में ना आए और इन दोनों में से पूछे तो बच्चों में ये काम में नहीं लेते हैं, तो बच्चों में फिर क्या हो जाएगी, L4 एंड L5। सुनिएगा, अगर ये तीन साइट मैंने बताई L2 एंड L3, L3 एंड L4, L4 एंड L5, अब एग्जाम में सवाल पूछ लिया, चाहे बच्चे का पूछा चाहे बड़े का पूछा, अगर ये ऑप्शन में है तो 200% यही जवाब है। किसी उम्र के अंदर पूछ लो, चाहे बच्चों में पूछ लो चाहे बड़ों में पूछ लो। लेकिन याद रखना कि मान लो ये ऑप्शन में है ही नहीं तो ये दोनों में से कोई होगा। अब ये बच्चों में यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज इन चिल्ड्रन, ये आप चिल्ड्रन में यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज इन चिल्ड्रन। और ये फिर एक ही आंसर बनता है बच्चे में, L4 एंड L5। लेकिन अगर बड़ों में पूछ लिया और इन दोनों में से कोई या एक आपको चूज करना है तो फिर ये बड़ों में यूज नहीं करते हैं, ये बड़ों में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो कैसा सिचुएशन है उसके आधार पे जवाब होगा। पर बच्चों और बड़ों का तो हमें सिर्फ भय है, एग्जाम में ये आता ही नहीं है, यही आता है सिर्फ। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही है, हमने आज तक जब भी इसके एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं यही आए हैं, और इसके अंदर यही जवाब बनता है जब ये ऑप्शन में L3 एंड L4 अगर ऑप्शन में है तो यही जवाब बनेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो या चाहे कोई भी हो। याद रह जाएगा, आसान है कि नहीं है।
तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसके अनुसार ही जवाब दीजिएगा कि कौन से वाले का पूछ रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लंबर एरिया में पंचर किया जाता है, स्पाइनल निडल जो है उसको यूज करते हैं, बहुत फाइन निडल होता है, पंचर करके सीएसएफ को ड्रेन करते हैं, फिर उसको एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। ये सीएसएफ एनालिसिस लंबर पंचर करके मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस को, बैक्टीरियल या वायरल को डिफ्रेंशिएट करने का टेस्ट होता है और हम डायग्नोस करते हैं कि भाई व्हाट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, आपको यहाँ पे पूछा है कि वो कितने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है, ल्यूकोसाइट्स काउंट, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इस तरह के अलग अलग काउंट वहाँ पे होते हैं। तो जब हम ल्यूकोसाइट काउंट की बात करते हैं, ये बेसिकली ब्लड सेल की बात हो रही है, और ब्लड सेल जो होती है वो टोटल 3 होती है। ब्लड के अंदर जो सेल होती है वो 3 होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। प्यारे दोस्तों ये जो रेड ब्लड सेल है इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। कौन सा साइट? एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती है ये वाइट ब्लड सेल है, और थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है, थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपकी प्लेटलेट सेल होती है। तो एक होती है आपकी रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, एक आपकी होती है वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, और एक होती है आपकी प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब इन सेल के बारे में, इनके नॉर्मल नंबर की हम बात करते हैं और काम की बात करते हैं, तो ब्लड का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और ऑक्सीजन को कैरी करने वाली सेल जो है वो रेड ब्लड सेल है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इस आरबीसी का नॉर्मल जो मात्रा होती है अपने ब्लड में वो होती है 4 से 5, हजार नहीं, लाख नहीं, मिलियंस। कितनी होती है? मिलियंस। एंड वी फील प्राउड कि वी आर मिलीनियर। डॉलर के हिसाब से नहीं, रुपयों के हिसाब से नहीं, आरबीसी के हिसाब से हम मिलीनियर है। तो हम सब मिलीनियर है क्योंकि हमारे पास में 4 से 5 मिलियन है। बोले क्या? बोले आरबीसी। और क्या तुमने क्या पैसे समझ रखा था ससुरा? नहीं है, आरबीसी बहुत है हमारे पास में, 4 से 5 मिलियन है। इसके बाद में अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो प्यारे दोस्तों ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये इस डब्ल्यूबीसी थोड़ी कम है। हम प्लेटलेट की बात करते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो सेल जो थ्रोम्बस बनाने में मदद करती है। ये कितनी होती है? ये होती है 2 से 1.5 ऐसा लिख दो आप, 1.5 से 3 क्या? 100 नहीं, हजार नहीं, लाख, यस, 1.5 लाख। ध्यान रखना ये कितनी होती है? 1.5 to 3 लाख। ये कौन है? प्लेटलेट। और हम अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 4 से 11, और 4 से 11 क्या? हजार। तो 4 to 11 के होती है डब्ल्यूबीसी, 1.5 to 3 होता है प्लेटलेट लाख में, और 4 to 5 होता है मिलियंस के अंदर आरबीसी। आरबीसी के नंबर इतने ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। एग्जाम में ये जो सवाल है आरबीसी को लेके पूछे जाते हैं कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो उसका ये खास कारण है। ये जो सेल है इनका रेशियो एग्जाम में 1 बनता है। जैसे मैं ले कि अपनी बॉडी के अंदर वहाँ पे आरबीसी जो होती है वो 5 मिलियन है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है कि नहीं है। और उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 50 करोड़, है ना। 10 लाख जो होता है उसके अंदर 1 मिलियन होता है। और जब मैं 50 लाख की बात करूं, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो 50 लाख की मैं बात करूंगा तो क्या होगा? 5 मिलियन हो जाएगा। तो मैं 5 मिलियन कर देता हूं एक बार। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो ये अपना हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 50 लाख। ये कितना होता है? ये होता है आपका, मान लेते हैं एक बार के लिए 2 लाख। तो ये हो गया आपका 2 लाख, है ना। कई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये 2 लाख हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका जो है हजार में, तो कितना हजार मान लेते हैं? 4,000 मान लेते हैं एक बार, 4,000। अब इनका एक बार रेशियो निकालते हैं। क्या निकालें? रेशियो। ये आपका कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया आपका?
बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये आपका हो गया आरबीसी, ये हो गया आपका आरबीसी, ये क्या हो गया आपका प्लेटलेट, ये हो गया आपका। प्यारे दोस्तों मैं आपको सीएचओ की कोर्स की डेट नहीं बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, घबराओ मत। कई लोग अरे सर 50 लाख का हो गया कोर्स। कोर्स 50 लाख का नहीं है, कोर्स तो सस्ता ही है, लेकिन हम ये तो नंबर बता रहे हैं। अच्छा, जो भी सीएचओ के थ्योरी बैच की तैयारी करना चाहता है, बहुत जल्दी उत्कर्ष का एक नया सीएचओ थ्योरी बैच भी आ रहा है। एक थ्योरी बैच ऑलरेडी रनिंग में है, और वो थ्योरी बैच जो स्टार्ट हो चुका है, वो थ्योरी बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 1 महीना उस बैच को लगभग होने वाला है, 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। एक नया थ्योरी बैच बहुत जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। तो जिन लोगों को नए सिरे से तैयारी करना है, जो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, जागरूक रहें, नया बैच आते ही अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में रजिस्ट्रेशन करा लें, तो आपको जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है उसका फायदा जरूर मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखें। तो नया थ्योरी बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। डेट और टाइम कब लगेगा, क्लास क्या रहेगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी सोच रखा है तैयारी करने का, तो अब आप तैयारी के लिए तैयार रहें और अपने आप को ऑफलाइन बैच से जोड़ के इस नए बैच से खुद को जोड़ सकते हैं। तो जो भी लोग जो है सीएचओ की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, नए बैच की डेट क्या रहेगी सर, बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है कि आप थोड़ा तैयार रहें कि नया बैच स्टार्ट होने वाला ही आपके दिमाग में होना चाहिए। और सीएचओ का ये नया बैच रहेगा कंप्लीट सीएचओ सिलेबस के पैटर्न पे, और इस नए बैच में सारा जो आपको मटेरियल है सीएचओ से रिलेटेड, वो सभी थ्योरी क्लास के साथ में पढ़ाया जाएगा। याद रह जाएगा, ये बैच ऑफलाइन रहेगा, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। तो आप ऑफलाइन आके इसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम परचेज करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। दोनों तरीके इसके रहेंगे। सीएचओ का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, और नया बैच जो है नई डेट के साथ में स्टार्ट होगा, जो हम आपको बता देंगे। क्लियर हो गया, आसान है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि ये जब इनके नंबर हम कट करें, तो देखो 3 1 2 3 और 1 2 3, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, देखो 5000, रेशियो 200 और रेशियो 4, ये रेशियो बन रहा है। अब हम अगर कट करें 2 से, तो या 1 से 1, इसके 2 4 का 5 20 50, और इसके 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20 0। तो ये रेशियो कुछ इस तरीके का सेट होता है, 1:50:1:5:0। ये हमने मैक्सिमम अलग अलग नंबर माना, तब जाके यहाँ पे बना। ऑन एंड एवरेज जो है, नहीं 500, सॉरी ये क्या बनेगा, ये तो 5000 था, और जब हम कट करेंगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा। मतलब वी जस्ट टेक इट 4 ले लेते हैं, है ना, ऐसा। 4 1 जा 4, $5000 हो गया, और ये बन गया आपका 1.5। तो ये रेशियो एक्चुअल में क्या है कि हमने एक का कम नंबर ले लिया, एक का मैक्सिमम नंबर ले लिया। नॉर्मली क्या होता है कि इनका मैक्सिमम नंबर लेने पे ये जो है आपका सॉल्यूशन एग्जैक्टली वो आएगा जो नॉर्मल रेशियो सेट होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे 5 मिलियन ले लिया, और यहाँ हमने 4000 ले लिया, इसको आपको 11000 लेना पड़ेगा। जब इसका 4 मिलियन ले रहे हो, तो उसको आपको 11000 लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि 600 ये बनने वाला आपका, 40-50 के आसपास ये बनेगा, और एक ये, मतलब इस तरीके का रेशियो है जिसको आपको ये समझना है कि ये अगर नंबर में है तो ये दहाई में है, तो ये अगर सा सैकड़ा में होगा। सिंपल है, 1000 में है, 1 लाख में है, और 1 लाखों में है। वैसे ही एक नंबर में होगा तो एक जो है वो उसका 10 गुना होगा, तो एक किस में होगा, एक हमेशा सैकड़े में होगा। समझ में नहीं आया ना, थोड़ा वापस समझ लो इसको। देखो मैं एक बार वापस लेता हूँ। यहाँ पे हम आरबीसी लेंगे, यहाँ पे हम जो है प्लेटलेट लेंगे, प्लेटलेट, और यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी लेंगे। हम इसके नॉर्मल नंबर की बात करें, मैं आरबीसी के नॉर्मल नंबर ले लेता हूँ 4 जो है मिलियन, ये नॉर्मल नंबर 40 लाख ले लेते हैं, ठीक है। प्लेटलेट के नॉर्मल नंबर ले लेते हैं हम कितना, यहाँ पे 2 लाख ले लेते हैं, 2 लाख,
या 3 लाख ले लेते हैं, हाँ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख ले लिया आपने, ठीक है। और WBC के नॉर्मल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं, चलो 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने कट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर 400 RBC है, 20 प्लेटलेट है, तो 1 WBC होगी। ये एक रेशियो बनता है, मतलब आप कैसा भी रेशियो बनाओ, इसमें क्या होगा कि आप हमेशा WBC को पाएंगे एक नंबर में, तो उस पर प्लेटलेट होगी 10 टाइम्स और उस पर जो आपका RBC होगा वो 100 टाइम्स होगी। मान लो ये 400 है, 500 है, 600 है, तो ये 20 30 40 होगी, तो ये 1 होगी। तो उस 1 के ऊपर ये 20 30 40 है, ये 400 है, ऐसा हम कहते हैं। अब आप इसको 6 मिलियन ले लोगे तो 600 हो जाएगी, इसको 2 लाख की जगह 4 लाख ले लो तो 40 हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा होना चाहिए कि 600 40 और 1 होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको आप 4 मिलियन की जगह 6 मिलियन ले लो, इसको 2 लाख की जगह 4 लाख ले लो, और इसको 10,000 रखो, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन ये हमेशा एक नंबर होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? चलो, तो अब इस सवाल में आपको नंबर पूछा है ल्यूकोसाइट का, तो कौन सा होगा? 5 से 11,000, ये 20,000, 4.5 लाख या 2,000 इसके नंबर नहीं होते हैं। जो मिलियंस में थे वो हमेशा किसके थे? प्लेटलेट के नंबर। याद रह जाएगा? चलिए ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और जबरदस्त क्वेश्चन, और ये सवाल है एंटीरियर पिट्यूटरी का। छोटा सवाल है, आसान है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल पूछा है दोस्तों कि सारे हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, एक को छोड़ के। मतलब यहाँ कुछ हार्मोन दिए हुए हैं, इसमें सारे ही हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होते हैं, एक नहीं होता है। आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है। पहला लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्यारे दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को जब हम लिस्टेड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके हार्मोन को जब हम लिस्टेड करते हैं, तो उसके हार्मोन में 7 हार्मोन आते हैं। कितने हार्मोन आते हैं? 7 हार्मोन। हम एक एक नाम बताएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। मैं नाम बताता हूँ पहले हार्मोन का, एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम देते हैं इसको जो है आपका प्रोलैक्टिन। पहला नाम है प्रोलैक्टिन, दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, तीसरा नाम है आपका FSH LH, चौथा नाम LH हो गया, पांचवा हो गया TSH, छठा हो गया जो है आपका ACTH और सातवां हो गया MSH। क्या मतलब हो गया? प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराने वाला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में फॉलिकल को स्टिमुलेट कराने वाला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन कराने वाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला, एसिचिएट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से साइड शुगर सेक्स हार्मोन बनाने वाला, और MSH मिलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 7 हार्मोन किसके हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। जो इनमें नहीं है वो इसका नहीं है। जैसे ग्रोथ हार्मोन इनमें है वो होगा, जो आपका TSH है वो होगा, FSH है वो होगा, लेकिन एक हार्मोन इनमें नहीं है जिसको GRH कहते हैं। GRH जो होता है ये रिलीजिंग हार्मोन है। प्यारे दोस्तों, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन हमेशा सीक्रेट होता है जो है हाइपोथैलेमस से। रिलीजिंग हार्मोन हमेशा कहाँ से सीक्रेट होंगे? हाइपोथैलेमस से। रिलीजिंग हार्मोन कभी भी एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती है। हाइपोथैलेमस जो एडवांस्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये भी 7 हार्मोन बनाता है, लेकिन ये सभी हार्मोन रिलीजिंग या इनिबिटिंग हार्मोन रहने वाले हैं। मैं अगर हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बात करूं तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, 4 हार्मोन तो ऐसे ही हो गए। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन
कौन सा हार्मोन होगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन, हाँ, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक। ये जितने भी हार्मोन है वो कौन से है? अरे याद करने की ट्रिक नहीं होती है कुछ भी, याद ऐसे करना होता है, ट्रिक अपने घर पे रह जाती है और याद नहीं होता है कभी भी। आप कभी भी ऐसे याद करने का कोशिश मत करो कि कोई ट्रिक। 2 का पहाड़ा याद करने की क्या ट्रिक थी? 2 एके 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, ये ट्रिक थी, याद है आपको? वो स्कूल की दीवार और वो 2 और ये गर्दन सर पीछे टकराते थे, इसको स्टिमुलेट करते थे कि याद करना ही पड़ेगा तेरे को। और 2 का पहाड़ा आधी रात को भी कोई बुला दे, याद करो, ट्रिकों के भरोसे मत रहो। कुछ लोग ट्रिक के भरोसे रहते हैं, कुछ लोग जो है स्क्रीनशॉट के भरोसे रहते हैं, मोबाइल भर देते हैं स्क्रीनशॉट ले लेके। आपको ये याद करना है, नहीं तो एग्जाम में ट्रिक बना के जाओगे, एग्जाम में ट्रिक में ही फंस जाओगे कि वो कुछ ट्रिक बनाई थी उसका मतलब समझ में ना आ रहा है। तो याद रखो, आपको क्या करना है, आपको ये हार्मोन याद रखने हैं दिमाग में, आधी रात को भी नहीं भूलोगे, जब भी बोलना पड़ेगा आप बोल दोगे, ये बड़ा आसान तरीका है। तो इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, बाकी सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। इस बात का आपको पक्कम पक्का याद रखना है। अगला है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। आपका जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है। ये ग्लैंड कुछ इस तरीके का होता है और इस पेनक्रियाज ग्लैंड के 3 पार्ट है। एक पेनक्रियाज का हेड है, एक पेनक्रियाज की बॉडी है और एक पेनक्रियाज का टेल है। ये जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज का एक तो ये हेड वाला पार्ट है, एक पेनक्रियाज की बॉडी वाला पार्ट है और एक पेनक्रियाज का टेल वाला पार्ट हो गया। ऐसे पेनक्रियाज के 3 पार्ट हो जाते हैं। इसमें पेनक्रियाज का जो ये टेल है प्यारे दोस्तों, इस टेल में पाए जाते हैं एंडोक्राइन फंक्शन वाले ग्लैंड। पेनक्रियाज वैसे तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काउंट करते हैं। और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है ये तो है 99%, और इसका जो एंडोक्राइन काम है, ये एंडोक्राइन काम पेनक्रियाज का होता है 1%। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन काम है 1%, यहाँ पे पाई जाती है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस द्वीपिका ये कहते हैं इसको, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, यहाँ पे पाई जाती है कुछ सेल। सर ये वो कौन कौन सी सेल है? यहाँ पे अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है। अल्फा सेल, बीटा और डेल्टा सेल में अल्फा सेल यहाँ पे बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। बीटा सेल एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है इंसुलिन, और डेल्टा सेल एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। कौन कौन से हार्मोन? अल्फा सेल ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। इनको आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये पेनक्रियाज के टेल वाले पार्ट में पाई जाती है। और 3 तरह की सेल है। एंडोक्राइन काम कराती है पेनक्रियाज का जो 1% होता है। अगर मैं पेनक्रियाज की बात करूं, जहाँ पे टेल वाला पार्ट है, पेनक्रियाज अपना एंडोक्राइन काम करता है, उस पार्ट का काम है मेनली। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्लूकागोन और इंसुलिन के बारे में बताऊँ आपको, तो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन को एग्जैक्टली काम है इंक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकागोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। वही इंसुलिन क्या करता है? ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो मान लो एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एक हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और जब दोनों हार्मोन, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, तो इससे क्या होगा? ब्लड का ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट होगा। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए? अगर आपको कोई ये पूछे
कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी, द आंसर इज ऑलवेज 70 to 110 या वी कैन से 80 to 100। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर है, जिसको मैनेज करना है, वो ग्लूकोज कितना होना चाहिए, ग्लूकोज ब्लड के अंदर, ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 70 to 110। एग्जैक्ट हम बात करें तो 100 mg/dl, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। अगर प्यारे दोस्तों कोई प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ नहीं हुई है, हो सकती है, उसका ग्लूकोज हमेशा रहेगा 100 से 126 के बीच में। तो अगर किसी का 100 और 126 के बीच में आ रहा है, वो प्री डायबिटिक है। और अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, डायबिटीज़, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा कितना आएगा, 126 से ज़्यादा ही आएगा, है ना, मोर देन 126। हम कह सकते हैं 126 से 140 है, ऐसा कुछ भी है, वो डायबिटिक है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 to 110 होना चाहिए। प्री डायबिटिक होगा अगर उसको 100 से 126 के बीच में, और 126 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटिक कहेंगे। अच्छा, कभी कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम भी होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हो गया डिक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, और ये 70 से जब कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में काउंट होगा। तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल लेस देन 70 हो जाए तो हाइपो है, 70 से 110 हो जाए तो नॉर्मल है, 100 से 126 है तो प्री डायबिटिक है, और 126 से ज़्यादा अगर फास्टिंग शुगर है तो ये डायबिटिक वाली कैटेगरी में आएगा। और ये सभी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल हम यहाँ पे बता रहे हैं, याद रह जाएगा। हाँ, 126 से ज़्यादा डायबिटिक है, क्लियर है। पैनक्रियाज जो है, इसका ये जो सारा काम है, ये काम तो मैक्सिमम ये एक्सोक्राइन करती है, लेकिन टेल वाले एरिया में जो ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, जिनके पास में ये सेल होती है, ये मेनली टेल वाले पार्ट में होती है, हेड या बॉडी में यहाँ पे नहीं है, और अनसिनेट प्रोसेस यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा। तो पैनक्रियाज के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको अच्छे से इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है कि हाइपर फंक्शनिंग पूछी है एंटीरियर पिट्यूटरी का प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के अंदर। अगर बच्चे को प्यूबर्टी नहीं आई है और प्यूबर्टी से पहले, याद रखना, प्यूबर्टी से पहले एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अगर हाइपर फंक्शनिंग हो जाए तो क्या होगा, जिजेंटिज्म, एक्रोमेगली, एडिसन डिजीज या कुशिंग डिजीज। याद रखो कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेट होता है, रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन कभी कभी एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है, एक्सेस सिक्रीशन। इसका ज़्यादा सिक्रीशन प्यूबर्टी से पहले भी हो सकता है और प्यूबर्टी के बाद में भी हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन प्यूबर्टी से पहले हो जाए, है ना, बिफोर प्यूबर्टी हो जाए, प्यूबर्टी हो जाए ज़्यादा सिक्रीशन, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे जिजांटिज्म। क्या देखने को मिलेगा, जिजांटिज्म। कहने का मतलब है प्यूबर्टी से पहले वो क्या होता है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा हो तो बच्चा जिजेंटिज्म का शिकार होता है, उसकी पूरी बॉडी की लेंथ बढ़ती है, और बच्चा नॉर्मल लेंथ से बहुत बड़ा होता है। उसके चेहरे को देखने के लिए हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इसका मतलब वो बच्चा किसका शिकार हो गया, जिजेंटिज्म का, क्योंकि उस बच्चे की टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। इसका क्या पर्पज़ था, रीज़न क्या था इसके होने का, कि उसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन के प्यूबर्टी से पहले होने पे टोटल बच्चे की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको जिजेंटिज्म कहते हैं। दूसरा, अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी ज़्यादा हो, ऐसा भी होता है कभी कभी, प्यूबर्टी के बाद में ये ज़्यादा सिक्रेट होता है, और प्यूबर्टी के बाद में बच्चा जो है वो बच्चा नहीं रहता है, वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट। और अगर ये एडल्ट में ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, जिसमें टोटल लेंथ तो अब नहीं बढ़ेगी क्योंकि बोन का ऑसिफिकेशन हो जाता है,
और टोटल लेंथ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसे फैल जाता है आदमी, तो सारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो मोटे मोटे हो जाते हैं, इस तरीके से फैलना, इसको हम एक्रोमेगली के नाम से जानते हैं। वो फिर इंसान नहीं दिखता है, गोरिल्ला बंदर जैसा दिखता है, फैला हुआ इंसान, है कि नहीं है। तो एक हो गया आपका जिजेंटिज्म, जो बच्चों में होता है, ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम, और एक एक्रोमेगली। जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपर फंक्शनिंग होगी, जिजेंटिज्म और एक्रोमेगली दो कॉमन कंडीशन अराइज हो जाएगी। इस सवाल ने आपको किसके बारे में पूछा है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में क्या है, जिजेंटिज्म, एडल्ट में क्या है, एक्रोमेगली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए रहेगा। अच्छा, एडिसन और कुशिंग दो बीमारियों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। अगर मैं एडिसन डिजीज की बात करूं तो यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। एडिसन डिजीज जो है इसमें क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है, कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन होता है, स्टीरॉयड हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसके सॉरी आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स पार्ट के हार्मोन का डेफिशिएंसी एडिसन की बीमारी है। और कुशिंग डिजीज जो होती है ये बीमारी में कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा, समझ रहे हो। तो अगर डेफिशिएंसी हो तो एडिसन है, और ज़्यादा हो जाए तो कुशिंग डिजीज के नाम से जानते हैं, समझ रहे। ये दोनों तो एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी है, ये दोनों ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अगर इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो आपको ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने वाले ड्रग्स देने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हटाना हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से जानते हैं, जो हम कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके थे। और ये जो है एडिसन और कुशिंग, इनका इलाज है कि अगर हार्मोन की कमी है तो हार्मोन रिप्लेस करो, और हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको कम करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को या तो हटा दो, और या हार्मोन सप्रेसिंग एजेंट वहाँ पे काम में ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं, याद रह जाएगा। ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन होता है, बिल्कुल आते हैं, उनको आप दे सकते हो, जिससे भी इसमें राहत मिल जाती है क्लाइंट को। अब जो मरीज डायबिटिक होता है उसका शुगर हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन उसका शुगर फ्लैक्चुएट करता है, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। तो सवाल आपको कह रहा है कि अगर एक मरीज जिसका हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट जो है वो कितने टाइम का मीन ग्लूकोज लेवल बताएगा, 2 दिन का या 14 दिन का या 30 दिन का या 90 दिन का, कितने दिन का जवाब लिखिएगा, कितने दिन का एवरेज शुगर बताएगा हीमोग्लोबिन A1C। जवाब सभी को लिखना है, और जवाब में 2 चीज़ें चाहिए, एक ताकत और दूसरी हिमाकत। तो बड़ा कॉन्फिडेंट बनिए अपने आप को, और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है वो तुरंत लगाए, इससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, विश्वास कुछ करने का, कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ बढ़िया सोच के अच्छा जवाब देने का। तो यहाँ पे 4 बातों में प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 90 दिन का, 3 महीने का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 मंथ का एवरेज शुगर बताता है। डायबिटीज़ मरीज के अंदर कितना कंट्रोल है डायबिटीज़ का, ये इससे पता चलता है। अगर कोई भी डायबिटिक मरीज जिसका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 को पार कर गया है, ये परसेंटेज वैल्यू में आता है, तो इस 6.5 को पार कर गया है तो ये डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। और अब ये जितना ज़्यादा है उतना मरीज को क्या है, पुअर कंट्रोल डायबिटीज कहलाएगा। तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है जो है आपका ब्लड शुगर का, वो लगातार अगर ज़्यादा रहता है तो A1C की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मान लो किसी का हीमोग्लोबिन A1C आया 12, तो आप क्या समझे, हम ये समझे कि उसको बहुत ज़्यादा पुअरली कंट्रोल है। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू नॉर्मल जो होती है वो कम होनी चाहिए 5.6% से, ये नॉर्मल है। और अगर किसी को 5.6 और 6.5 के बीच में, है ना, 6.5 के बीच में परसेंटेज में वैल्यू, तो ये मरीज डायबिटीज़ होने की कगार पे है और डायबिटीज़ हो जाएगी इसको, है ना। और ये 6.5 से ज़्यादा है तो ये कंट्रोल बहुत पुअर है। तो ये जो मरीज है ये प्री डायबिटिक फेज के अंदर है, तो इसको तो सुधार की ज़रूरत है। और इससे कम है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। और हम कह रहे हैं अगर इससे ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ तो है ही,
साथ में डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बहुत पुअर है। तो 3 महीने की डायबिटीज़ या शुगर का एवरेज रीडिंग बताने वाला टेस्ट जो है वो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होता है। इसकी रीडिंग कम होना, बीच वाला होना या ज़्यादा होना, तीनों ही तरह की कंडीशन वहाँ पे रहेगी। आपको उसके हिसाब से जवाब लिखना है कि कम है, बीच वाला है या ज़्यादा है। या हाइपरटोनिक अभी यहाँ कहाँ से आ गया भाई? हाइपरटोनिक तो हमने बहुत टाइम पहले पढ़ाया है। अभी तो यहाँ पे क्या चल रहा है? A1C चल रहा है। हाँ, कलर बताएं, कौन सा कलर बताएं भाई, बताओ, पूछो, हम कलर भी बता देंगे, है कि नहीं है? कलर बताना तो बहुत आसान है। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए पीपीआईज? कौन सी दवाई यहाँ पे पीपीआईज है? पीपीआईज का मतलब होता था प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये वो ड्रग होते हैं जो अपने स्टोमक के प्रोटॉन पंप पे काम करते हैं और उसको इनिबिट करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है? इससे डिक्रीज होता है सिक्रीशन ऑफ HCl। सिक्रीशन ऑफ HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये कम हो जाएगा जब प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स दिए जाएंगे। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स जो होता है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल के अंदर कुछ खास एग्जाम्पल है। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। जिन भी दवाइयों के पीछे प्राजोल आता है, जैसे एक आया पेंटोप्राजोल, दूसरा आएगा ओमीप्राजोल, प्राजोल, तीसरा आएगा इसोमप्राजोल। ये सारे के सारे क्या है? इनको हम पीपीआईज के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में चूज करना है पीपीआईज कौन सा है। तो जो आप चूज करना आसान है, क्योंकि हमने बोला जिन ड्रग के पीछे प्राजोल वर्ड आ जाए वो प्रोटॉन पंप को इनिबिट करके HCl के सिक्रेशन को कम कर देंगे। जोल नहीं है, प्राजोल, क्योंकि जोल तो फ्लूकोनाजोल भी होता है। तो जोल से कभी ना पहचाने, प्राजोल होना चाहिए पूरा ना। जोल तो फ्लूकोनाजोल भी है। अब फ्लूकोनाजोल कोई प्रोटॉन पंप इनिबिटर थोड़ी है। हर प्रोटॉन पंप इनिबिटर के पीछे प्राजोल आएगा, नॉट जोल ओनली, इट्स प्राजोल, है ना। दूसरा, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन, निजाटिडीन और सिमेटिडीन, ये होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं, उन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और इससे भी HCl का सिक्रीशन कम होता है। तो यहाँ पे एक रेनिटिडीन है, एक फेमोटिडीन है, एक निजाटिडीन है, निजाटिडीन, और एक होती है सिमेटिडीन। और ये सभी की सभी दवाइयाँ जो होती है ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी के अंदर आती है। पेंटोप्राजोल की हम बात कर ही चुके हैं। एक दवाई यहाँ पे रहेगी सुक्रालफेट। प्यारे दोस्तों, ये जो सुक्रालफेट दवाई है, हाँ, ये जो सुक्रालफेट दवाई है, ये दवाई क्या करती है? ये प्रोटेक्टिव बैरियर है, प्रोटेक्टिव बैरियर है। इसको तब काम में लिया जाता है जब किसी मरीज को पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। किसमें काम में लेते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर अगर कोई अल्सर बन जाता है तो वो जो अल्सर है अंदर स्टोमक में बना हुआ है, तो उस बाहर घाव बनता है तो उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं। अब अंदर पट्टी तो नहीं लगा सकते। जब आप अंदर पट्टी नहीं लगा सकते तो आपको क्या करना है? एक पट्टी वाली दवाई देनी है। ये दवाई क्या है? सुक्रालफेट। जब आप मरीज को पिलाएंगे तो ये जैसे बाहर घाव में पट्टी करते हैं ना, ये अंदर जाके घाव के ऊपर पट्टी कर देगी। और जब घाव पे पट्टी हो जाएगी तो मरीज जो है उसको क्या नहीं होगा? दर्द नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, याद रह जाएगा। हाँ, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। रेनिटिडीन और फिमोटिडीन की हमने बात कर ली, पेंटोप्राजोल की हमने बात कर ली और सुक्रालफेट की हमने बात कर ली। तो यहाँ पे जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा सी। और ये क्या रहेगा? पेंटोप्राजोल रहेगा। क्या रहेगा? पेंटोप्राजोल। क्लियर है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक फार्मेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ड्रग्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें एग्जाम में आएगी, तो आपको ड्रग्स जो है उसके इफेक्ट कौन सा किस कैटेगरी में आता है यह आपको पता होना चाहिए, जिससे सवाल के जवाब को करना क्या हो जाता है? आसान। एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कौन से एरिया में इसको सपोज्ड प्लेस करेंगे? ऑन द कॉर्निया, अंडर द आईलिड, लोअर कंजक्टिवा और अपर कंजक्टिवा। सवाल को अच्छे से पढ़ना है
और अच्छे से पढ़ के इसका एक जवाब बेहतरीन वाला देना है कि क्या आंसर होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में अपना एक बेहतरीन, सभी लोगों को, जितने भी हमारे 1650-1700 लोग हैं, सभी को कमेंट करना है और सबके आंसर होने चाहिए वहाँ पे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, सबको अपना जवाब लिखना है, सबको अगरबत्ती लगा के पूरे विश्वास से जवाब लिखना है, वीडियो के अंत में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेशन को यहीं पे विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में। आज का दूसरा सेशन शाम को रहेगा 4:15 बजे, शाम को 4:15 बजे। तो शाम को 4:15 तैयार रहिएगा सेकंड सेशन के लिए। और कल सुबह 6 बजे रहेगा अगला सेशन CHO का। तो बैक टू बैक यहाँ पे क्लासेज होने वाले हैं। संडे स्पेशल क्लासेज भी आज है। तो आप सभी लोग पढ़े, अच्छा पढ़े, बेहतरीन पढ़े, बढ़िया पढ़े, सीखे, समझे, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और हमेशा याद रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक और नए धमाकेदार शानदार सेशन के साथ में शाम को ठीक 4 बजे। याद रखिएगा, समय नोट कर दीजिएगा और एक बेहतरीन सेशन से जुड़ जाइएगा शाम को ठीक 4:15 बजे, और एक बेहतरीन क्लास का आनंद उठाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।